तो चलिए यहाँ से हमें कंटिन्यू करनी है। और ये आपका जनजातीय विद्रोह और कृषक विद्रोह, इसमें दोनों टॉपिक इसमें हम लोग कवर करेंगे आज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। या फिर पूछा सही सुमेलित नहीं है, तो पबना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह 1860 और कोल रिवोल्ट 1831-32, कौन सा इसमें सही नहीं है? ठीक है, तो सन्यासी विद्रोह क्या होगा? तो 1770 होगा। कब होगा? 1770। ठीक है, ध्यान रखना, बाकी गलत है इसमें और बाकी सही है। यही वाला आपका गलत है, यहाँ पे 1770 होना चाहिए। कोल विद्रोह की बात करेंगे 31-32 सही है। दक्कन का विद्रोह की बात करेंगे, किसान का विद्रोह था दक्कन में। ठीक है, 1875 में था, पबना 1873 में था। ठीक है, आपको यहाँ पे मिलान करनी है। ठीक है, बताना है यहाँ पे मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ। मोपला विद्रोह क्या बताएंगे? मापिल विद्रोह पे मोपला कहते हैं, तो मलाबार के क्षेत्र में। रामोसी की बात करेंगे तो रामोसी कहाँ पे होता है? तो रामोसी आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र में है। और कूका की बात करेंगे पंजाब में हो जाएगा। हम बंगाल में कौन सा हुआ था? पबना विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, मोपला विद्रोह। मोपला कब से कब होगा? 1921 में। संथाल की बात करेंगे 55-56 में होता है। कोल विद्रोह 31-32 में होता है। अहोम विद्रोह की बात करेंगे तो 1828 में होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक क्वेश्चन है जिसको सबको पता होना चाहिए। नील रेवेलियन की बात करेंगे तो 59-60 ठीक है। ठीक है, जयंतिया विद्रोह की बात करेंगे तो 60 सही है। कुकी विद्रोह की बात करेंगे तो ये गलत तारीख दिया हुआ। और कुका रिवोल्ट की बात करेंगे तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, उल्टा कर दिया, तो दोनों आपका गलत है। बाकी ए और बी की बात करेंगे आपका सही है। पता नहीं जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। ठीक है, तो जनजातीय लोगों का आदिवासी कहना शुरुआत किसने किया था? तो क्या बताएंगे? ठक्कर बापा ने। क्या नाम था इनका? ठक्कर बापा। तो जनजातीय लोगों ने के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। ये प्रमुख गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता एवं स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने जनजाति कल्याण के लिए पथ प्रदर्शक का काम किया था। वे वर्ष 1914 में सर्वेस ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बने। वर्ष 1922 में भील सेवा मंडल की स्थापना की। वर्ष 1932 में गांधी जी के अनुरोध पर हरिजन सेवक संघ में महासचिव बने। वर्ष 1944 में कस्तूरबा उसकी भी स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, आवाज चली गई थी क्या? हेलो? यस सर। चलिए। बहुत देर से चली गई थी। नहीं अभी। नहीं अभी तुरंत ही। ठीक है, तो ध्यान में रखना बिल्कुल। जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? ठक्कर बापा का किया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। ये प्रमुख गांधीवादी सामाजिक कार्यकर्ता और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, ध्यान रखें। 1914 में सर्वेंट्स ऑफ, पूछेगा ना किस सोसाइटी के सदस्य थे, तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे। भारत सेवक संघ जिसको कहते हैं हिंदी में, और जिसकी स्थापना 1905 में किसने किया था? गोखले गोखले जी। जी के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यही। ठीक है, क्या नाम था इनका? अमृतालाल विट्ठल दास ठक्कर, या फिर इनको ठक्कर बाबा भी कहते हैं। निम्नलिखित नेताओं में से किसने जनजाति उत्थान के हेतु कार्य किया था? तो ध्यान रखना है, ठक्कर बाबा ने किया था। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं हम लोग मुख्यतः कृषक आंदोलन पढ़ेंगे, जनजाति हो गया। तो विद्रोह के पांच बंगाल में निम्न में से कौन सी उथल पुथल हुई? सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, ठीक है, नील गरबरी, या फिर पबना विद्रोह। ठीक है, तो 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ? तो क्या बताओगे आप? नील विद्रोह। ठीक है, नील विद्रोह तुरंत होता है, 59-60 में होता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद बंगाल के किसानों के द्वारा नील विद्रोह 59-60 में किया गया। यह विद्रोह बंगाल में किस जिले से प्रारंभ हुआ था? क्या बताएंगे? नदिया जिले से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? नदिया जिले से प्रारंभ होता है। गांव का नाम क्या था? गोविंदपुर था। ठीक है, नेता का नाम क्या था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। बात करें इसके बारे में, जानकारी आपको कहाँ से मिलता है? नील दर्पण में मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखें, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरिचंद मुखर्जी तथा दीनबंधु के नाटक नील दर्पण में इसके विस्तृत वर्णन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यह आंदोलन कृषक आंदोलनों के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक तथा जुझारू विद्रोह था। बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे, उन्हें यूरोपीय व्यापारियों, ठीक है, ज्यादातर नील नील उत्पादक यूरोपियों द्वारा जबरन नील की खेती के लिए विवश किया जाता था, तथा इनकार करने पर किसानों को, नील बागान मालिकों को दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विश्व बाजार में नई खोजों से
भारतीय नील की मांग कम होती जा रही थी। कृषक नील की जगह धान की कृषि करना चाह रहे थे, परंतु नील उत्पादक उनसे जबरन नील की खेती करवा रहे थे। नील उत्पादक, ठीक है, मामूली सी रकम किसानों को अग्रिम देकर उनसे करार, ठीक है, क्या होता था, करार कर लिखवा लेते थे, एक एग्रीमेंट करवा लेते थे। किसानों को आतंकित करने हो तो लठैतों को भेजा जाता था। उस समय क्या रखते थे, लठैत रखते थे, ठीक है। मारना पीटना लूटपाट जैसी अन्य अत्याचार से कृषक परेशान थे। सितंबर 1959 ईस्वी में कृषकों ने दिवंगत विश्वास में विष्णु विश्वास के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। वर्ष 1860 के अंत तक बंगाल में नील की खेती पूरी तरह समाप्त हो गई। नील आंदोलन की सफलता का सबसे बड़ा कारण कृषकों में अनुशासन, एकजुटता, संगठन एवं सहयोग की भावना थी। नील आंदोलन में बंगाल के बुद्धिजीवियों ने सक्रिय भूमिका निभाई थी। एक बहुत बड़ा रीजन था, पहला एक ऐसा आंदोलन था जिसमें बुद्धिजीवियों की उपस्थिति देखी जाती थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार और भी ज्यादा डर गया, ठीक है, क्योंकि किसी भी आंदोलन में अभी तक बुद्धिजीवियों का समर्थन नहीं था, लेकिन यहाँ पे था। ध्यान में निभाई और संघर्षरत किसानों के समर्थन में सशक्त अभियान चला। अंततः सरकार ने नील आयोग नवंबर 1860 में गठन किया और अधिसूचना जारी की, किसी भी कृषक को नील की कृषि करने हेतु मजबूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आप देखेंगे नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। नील विद्रोह प्रबुद्ध वर्ग द्वारा आंदोलन के उद्देश्य को समर्थन देने में निभाई गई भूमिका के लिए विशिष्ट स्मरणीय है, बिल्कुल, ठीक है। ये बेहतरीन रूप से पार्टिकुलरली अगर किस रूप से जाना जाता है, तो इसमें बुद्धिजीवी वर्गों ने मतलब क्या किया था, एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं ऐसा हुआ था किसी भी विद्रोह में प्रबुद्ध वर्ग, जिसको इलाइटमेंट क्लास कहते हैं, उनके द्वारा समर्थन दिया। 1857 के विद्रोह कहाँ पे पिछड़ गया, सबसे बड़ा पिछड़ने का रीजन यही था कि पढ़े लिखे लोगों का समर्थन कहीं से भी प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन नील विद्रोह बिल्कुल डिफरेंट था। तो ब्रिटिश सरकार ने इसको देखा, 1857 के विद्रोह में जब पढ़े लिखे लोगों का समर्थन नहीं था विद्रोहियों के साथ, तो उन्होंने इस प्रकार की चीजें कर रखी थी। लेकिन डेट टाइम की बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, जो इलाइटमेंट क्लास जो है, प्रबुद्ध वर्ग है, उनका समर्थन मिल रहा है। जैसे हरिचंद मुखर्जी जी का समर्थन मिल गया। जो पढ़े लिखे लोग थे तो अपना वकील तक देने के लिए तैयार थे। तो ब्रिटिश सरकार यहाँ पे इस चीजों को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती है और जो किसानों के सामने झुक जाती है, ठीक है। विद्रोह के पश्चात औपनिवेशिक अधिकारियों ने नील उत्पादकों की शिकायतों की जांच के लिए नील आयोग की स्थापना की थी। तो बिल्कुल नील आयोग भी बना था, ठीक है। और बात करूंगा ये कहाँ से शुरू हुआ था, बंगाल में नदिया जिले से। कहाँ से हुआ था, जिला का नाम क्या है, नदिया जिला है, ठीक है। और बात करें नेता का नाम क्या है, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। अगर गांव का नाम भी अगर बीपीएस जगह तो वो भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। गांव टोला महिला कुछ भी पूछ सकता है। गोविंदपुर गांव का नाम क्या था, गोविंदपुर। जिला का नाम नदिया, ठीक है। नेता दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। चर्चा कहाँ पे मिलती है, तो दीनबंधु मित्र का नील दर्पण में, ठीक है। हरिश्चंद्र मुखर्जी के हिंदू पैट्रियाट में। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ, ठीक है। तो कौन था, तो नील। निम्नलिखित में से किसने नदिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में नील आंदोलन प्रारंभ किया, तो कौन थे नेता, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, ठीक है। बात करेंगे नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, किसने किया था, तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। विष्णु विश्वास, ठीक है। इंडिगो कल्टीवेशन in इंडिया डिक्लाइन बाय बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज, ठीक है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील खेती का ह्रास हुआ। रीजन क्या था, तो नील के उत्पादकों के अत्याचारी आचरण के प्रति काश्तकारों का विरोध था। नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकारी हो गया था। नील की खेती का राष्ट्रीय नेताओं का विरोध किया, या फिर और भी कोई रीजन थे, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि नई खोजें जो थी ना, उसके कारण विश्व बाजार में इसका उपयोग जो था अलाभकारी हो गया था। एक्चुअली में एक कृत्रिम पेंट की खोज हो गई थी, आर्टिफिशियल पेंट की खोज हो गई थी, कपड़ा रंगने में उसका प्रयोग होता था। आप बता सकते हो उसकी खोज कहाँ पे हुई थी, जर्मनी। ठीक है। तो जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में खोज आ गई थी। उसके बाद जो प्राकृतिक नील जो था उसका डिमांड कम हो गया था, लेकिन अभी भी जो थे किसान को ये खेती करना पड़ रहा था, ठीक है। तो बंगाल में तो अभी ही हो गया, लेकिन बिहार में आने में काफी वक्त लग गया। हम लोग तब भी पिछड़े हुए थे, हम लोग भी अभी भी पिछड़े हुए हैं, और भविष्य में भी जैसे जैसे मास्टर लोग चुने गए इस पर बीपीएससी के, तो भविष्य भी हमको न दिख रहा है। उसी तरह का कुछ रहने वाला। नील दर्पण, इसमें से कोई टीचर भी है क्या, हाँ तो जो है उसके बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, बाकी सबके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। नील दर्पण 1860-61 के बंगाल के नील विद्रोह की कहानी पर आधारित एक नाटक है। इसका लेखन किसने किया था, दीनबंधु मित्र ने किया था, ठीक है। ध्यान में रखना, ठीक है, हाँ। तो 1860-61 के बंगाल के नील विद्रोह की कहानी पे आधारित एक नाटक है। इसका लेखन किसने किया था, दीनबंधु मित्र ने किया था, ठीक है।
अब आते हैं संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? तो संबलपुर ओडिशा में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? ओडिशा में पड़ता है। संबलपुर में जो विद्रोह हुआ था उसके नेता जो थे, और ये विद्रोह काफी मतलब मोर देन 50 ईयर चला था, समझे? कोई भी विद्रोह जो होता है ना उसका कोई परफेक्ट डेट नहीं होता है, ठीक है? तो कभी भी कोई विद्रोह पूछेगा तो विद्रोह ऐसा नहीं से आज शुरू हुआ, मूड बनाया ऐसा विद्रोह करेंगे और शाम में सब कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होता। विद्रोह जो होती है क्रम से चलने वाली घटना होती है, जिसके बीज जो होते हैं इतिहास में छिपा होता है, ठीक है? और एक दिन क्या होता है अपने चरम पे चला जाता है, उस दिन लेवल एक्सट्रीम हो जाता है, उस दिन एकदम प्रस्फुटन हो जाता है। लेकिन विद्रोह सतत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका इतिहास बहुत पीछे होता है। तो संबलपुर के जो नेता जो थे, विद्रोह का जो नेता जो था, उनका नाम था सुरेंद्र साई। अब यहाँ पे देखेंगे सारे ही विद्रोह का रीजन जो था सेम ही था। सारे ही विद्रोह का रीजन देखोगे तो अप्रोक्स क्या था? सेम ही था। और उड़ीसा के संबलपुर के आंतरिक मामलों में अंग्रेजी सरकार द्वारा किए जा रहे हस्तक्षेप के कारण वहां के नेता सुरेंद्र साई 1809 से 84 ईस्वी की बात करेंगे, ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने 1849 में सुरेंद्र साई को जेल में डाले। काफी लंबा चला था विद्रोह, ठीक है? जेल से छूटने का सुरेंद्र शाह अंग्रेजों के विरुद्ध पुनः सक्रिय रहे तथा 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध भी लड़ा था। तो सुरेंद्र शाह 1857 के क्रांति में भी थे, ठीक है? सन 1862 में आत्मसमर्पण कर दिया। फलस्वरूप 1884 में सुरेंद्र साई की असीरगढ़ के किले की जेल में मृत्यु होगी। सरदार तीरथ सिंह 1833 में खासी आदिवासी विद्रोह के नेता थे। क्या नाम था इनका? तीरथ सिंह, ठीक है? तो खासी नेता थे तीरथ सिंह, इनका नाम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। खासी विद्रोह का नेता, ठीक है, भूलना नहीं है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन ने नारा दिया सब भूमि का मालिक ईश्वर है? कुका का, चंपारण के नील बगान के कृषकों का आंदोलन, या फिर यूपी के 20वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में कृषक आंदोलन, या फिर फराजी? तो क्या बताएंगे? बंगाल के फराजी आंदोलन, ठीक है? बंगाल के फरियाजी आंदोलन ध्यान में रखना है। तो बंगाल के फराजी आंदोलन के नेता कौन था? हाजी शरीयतुल्लाह। क्या नाम था उनका? हाजी शरीयतुल्लाह, ठीक है? और उनके पुत्र भी थे। उनके पुत्र का नाम क्या था? दादू मियाँ। क्या नाम था? हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र का नाम क्या था? तो हाजी शरीयतुल्लाह के पुत्र का नाम दादू मियाँ। इसी आंदोलन में भूमि का मालिक ईश्वर को बता, ये लोग सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक परिवर्तनों के हिमायती थे। ध्यान रखें, फराजियों ने इस्लाम के मान्य कर्तव्यों को मानते हुए ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के संघर्ष किया। यह आंदोलन 1838 से 1857 तक चलता रहा, अंततः बहावी आंदोलन में जुड़ गया। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा आंदोलन ने बहावी आंदोलन के साथ जुड़ाव महसूस किया या फिर आगे चल के कनेक्ट हो गया? तो क्या बताएंगे? क्या बताएंगे? तो बिल्कुल ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? फराजी विद्रोह का नेता दादू मियाँ और साथ में हाजी शरीयतुल्लाह। आई थिंक दोनों ऑप्शन होगा, नहीं है तो केवल दादू मियाँ था, दादू मियाँ ही होगा, ठीक है? फराजी फरियाजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो हाजी शरीयतुल्लाह ने शुरुआत की थी, ठीक है? बीपीएससी में पूछा हुआ है, 64वीं बीपीएससी में। निम्नलिखित में से फराजी आंदोलन के बारे में क्या सही नहीं है? इसके संस्थापक शरीयतुल्लाह थे। इसने इस्लाम के अनिवार्य कर्तव्यों का पालन का समर्थन किया, ठीक है? इसने इस्लाम के विभिन्न संतों की समाधियों की पूजा की निंदा की, ठीक है? इसके नेताओं ने केवल फारसी और उर्दू में ही प्रचार किया, तो यही आपका सही नहीं है, बाकी सब आपके सही कथन थे। 19वीं शताब्दी का पूर्वी बंगाल का फराजी आंदोलन किसके नेतृत्व में शुरू हुआ? तो हाजी शरीयतुल्लाह, ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट नाम है। अब आते आगे देखेंगे, ठीक है? पबना विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? पबना कहाँ पे हुआ था? बंगाल में आपका पबना हुआ था, ठीक है? कब हुआ था? तो ध्यान रखें 1873 में पबना विद्रोह हुआ था, ठीक है? कौन सा विद्रोह? पबना विद्रोह, ठीक है? ध्यान में रखना है, ठीक है? हम महारानी और सिर्फ महारानी की ही रैयत होना चाहते हैं, तो ये पबना विद्रोह कहलाता था। एकमात्र ऐसा विद्रोह है जो कि मतलब जमींदारों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के समर्थन में था, ठीक है? मतलब ब्रिटिश के समर्थन में था, डेट मीन्स रानी का समर्थन में था, ठीक है? ये जमींदारों के खिलाफ था ये, ठीक है? तो पबना विद्रोह बंगाल के क्षेत्र में, इस विद्रोह में किसानों ने जमींदारों द्वारा बढ़ाए गए मनमाने करों के विरोध में विद्रोह किया। इसका नारा था हम महारानी और सिर्फ महारानी की ही रैयत होना चाहते हैं, ठीक है? तो ब्रिटिश सरकार के हित में था। निम्नलिखित में से कौन से कथन 1875 के दक्कन के दंगों के विषय में सत्य है? ठीक है, तो दक्कन के दंगों के परिणाम स्वरूप दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 के माध्यम से किसानों को सुरक्षा मिली। ठीक है, अंग्रेजों ने तत्कालीन दमन के कारण दंगे पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैले। अंग्रेज दंगों को रोकने में असमर्थ थे और पूरे महाराष्ट्र में दंगे फैल गए। या फिर दक्कन में कपास में शशा वृद्धि और अमेरिका के गृह युद्ध में उत्पन्न कितनी मांगों के कारण हुई थी, किसानों का कंगाल कर दिया था। तो ये दोनों तो सही लग रहा है,
और अंग्रेज दंगों को रोकने में असमर्थ थे, पूरे महाराष्ट्र में फैल गया। और अंग्रेजों ने तत्कालीन दमन के कारण दंगे पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैल पाया। तो इसका आंसर क्या लिया है? डी। एक, दो, चार भी सही है, ठीक है, दूसरा भी सही है, ठीक है, मतलब ये भी सही है, अंग्रेजों ने तत्कालीन दमन के कारण दंगे पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैले, ठीक है, ध्यान में रखना है। ये सही। एक्चुअली में क्या हुआ था इस दौरान जो था ना, इस दौरान में अमेरिका में गृह युद्ध चल रहा था। अमेरिका में गृह युद्ध दक्षिणी राज्य और उत्तरी राज्य के बीच में चल रहा था, ठीक है। इस समय अमेरिका में जो राष्ट्रपति जो थे लिंकन थे, ठीक है। अमेरिका जो था ना ब्रिटिश का उपनिवेश था। और उस समय भी आप देखोगे ब्रिटिश का उपनिवेश इस समय नहीं था, पहले था। लेकिन उस समय से अमेरिका जो था कपास का बहुत बड़ा उत्पादक था, जो कि ब्रिटिश वहां से कपास लेते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ ना, जब वहां पे गृह युद्ध चला था, कपास का उत्पादन वहां से बंद हो गया, तो भारत के ऊपर निर्भरता इनकी बहुत अधिक बढ़ गई, ठीक है। और इसको लेकर मतलब क्या हुआ था, यहाँ पे विद्रोह मतलब शुरू हुआ था। पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कृषक विद्रोह का मुख्य कारण रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित गए कर थे। इन क्षेत्रों में किसान करों के बोझ से दबे हुए थे तथा महाजनों एवं साहूकारों के ऋण जाल में फंसे हुए थे। ये महाजन अधिकांशतः बाहरी थे। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध के पूर्व कपास की मांग में तीव्र वृद्धि हुई थी, परंतु गृह युद्ध के पश्चात कपास की मांग में गिरावट ने किसानों को कंगाल कर दिया। शुरू में तो खूब डिमांड खूब बढ़ी, क्योंकि अमेरिका से कपास नहीं आ रहा था। लेकिन जब गृह युद्ध समाप्त हो गया तो अमेरिका सप्लाई करने लगा कपास को, तो इनका डिमांड घट गया। तो 1867 में भू राजस्व बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इन हालातों के कारण महाजनों, सूदखोरों एवं किसानों ने धीरे धीरे तनाव बढ़ता चला गया। फलस्वरूप 1874 में ईस्वी में किसानों ने इन महाजनों के विरोध में सामाजिक बहिष्कार आंदोलन चलाया था, ठीक है। तो यहाँ पे सामाजिक बहिष्कार आंदोलन भी चला था, जिसको बोलते हैं नाई धोबी बंद। क्या बोला जाता है? नाई धोबी बंद। सामाजिक बहिष्कार इसी तरीके से होता था। यह आंदोलन शीघ्र ही पूना, अहमदनगर, सोलापुर एवं सतारा के गांव में फैल गया, परंतु पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैल सका, क्योंकि अंग्रेज पूरी समर्था से इसे रोक लिए। दक्कन के क्षेत्रों में इस आंदोलन 1875 में काफी उग्र हो गया। सरकार ने आंदोलन को दमन चक्र चला के समाप्त कर दिया। इसी क्रम में 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बना था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखना है। बनने के उपरांत जैसे ये बनता है, उसके बाद पूरी तरीके से आंदोलन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो दक्कन राहत कमीशन कब बनी थी, तो क्या बताएंगे? तो 1879 में बनी थी, ठीक है, बिल्कुल। इसमें क्या था, बेदखल खेतीहर किसानों को उनके जमीनें वापस लौटा दी गई। ऋणग्रस्ता वाली जमीन की बिक्री बाहरी व्यक्तियों को किए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दिवालिया किसानों को सहायता करना, ये सारी चीजें थी इसमें। दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे है? तो दक्कन दंगा आयोग का संबंध किससे है? तो ध्यान में रखना है, किसानों की ऋणग्रस्तता से, ठीक है। इन ध्यान में रखना है, किसानों के ऋणग्रस्तता से, ठीक है। बात करेंगे 1875 के दक्कन दंगों का तत्कालीन कारण क्या था। तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज की दर जो थी वो थी, क्योंकि 50% तक ब्याज वसूला जा रहा था। ये पूछा हुआ है 64 बीपीएस 64 बीपीएससी में ना इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो ब्रिटिश अफीम नीति की प्राण की बात करेंगे, फूलागुड़ी धेवा, ठीक है, बिरसाइत उलगुलान, या फिर पबना, या फिर मराठा किसान अपराइजिंग, ठीक है। तो ध्यान में रखना यही था, जिसको बोलते थे फूलागुड़ी धेवा। ये जो था ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था, ठीक है। ब्रिटिश लोग का अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था उस समय? अफीम सबसे बड़ा कहाँ से, सबसे अधिक कहाँ से उत्पाद होती थी? बिहार से। बिहार ही था अफीम का बहुत बड़ा सेंटर, हाँ। तो असम के फूलागुड़ी धेवा में वर्ष 1861 में किसानों का विद्रोह ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था। यहाँ के किसान ब्रिटिश कर व्यवस्था से पहले ही पीड़ित थे, फिर सरकार ने अफीम की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि यह एक अच्छा कदम था, किंतु वहां की जनता अफीम के व्यसन में लिप्त थी, अतः किसानों ने इस नीति के विरुद्ध 1861 में विद्रोह कर दिया, ठीक है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? तो भारतवर्ष का सबसे पहला किसान आंदोलन चंपारण था, बारडोली था, बेगू था, फिर बिजोलिया था, ठीक है। तो बिजोलिया आपका पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। ये सबसे बड़ा पहला जो किसान आंदोलन जो था यही था। बिजोलिया आंदोलन 1913 में राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में किसानों द्वारा लगान न देने के कारण चला, ठीक है। इस आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास ने किया था, ठीक है। एक अन्य नेता नारायण बटले थे, जबकि 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी के नेतृत्व में प्रथम किसान सत्याग्रह संपन्न हुआ। मेवाड़ रियासत के बेगू में 1921 से 1924 के मध्य राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में कृषकों ने विद्रोह किया। गुजरात के सूरत जिले में बारडोली में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त उल्लेखनीय सफलता में मिली थी। तो भारत का सबसे पहला विद्रोह की बात करेंगे बिजोलिया, ठीक है, किसान से संबंधित।
बिजोलिया आंदोलन किससे संबंधित है, किस राज्य में हुआ था बिजोलिया? ये राजस्थान में हुआ था। बंगाल के तेभागा आंदोलन की मांग क्या थी? बंगाल के तेभागा, तेभागा का क्या होता है? 3 भाग, ठीक है। तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, ठीक है। ध्यान रखना है, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भूस्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन ही सही है, ठीक है। मतलब किसे ध्यान रखना, जमींदारों की हिस्सेदारी को आधे भाग से कम करके 1/3, ठीक है। तो ध्यान रखना है, मतलब कि 50% टैक्स जो था ना, 1/2 ले रहे थे जमींदार, ठीक है। उसको कम करके कितना करना था? 1/3 करना था, ठीक है। इसीलिए तेभागा आंदोलन चलाया गया। और तेभागा आंदोलन कहाँ पे? तो बंगाल में। अब इसके नेता जो थे कंपाराम और भुवन सिंह थे। क्या नाम था नेता का? नाम क्या है तेभागा का? कंपाराम और भुवन सिंह। कंपाराम और तेभागा, ठीक है। तेभागा आंदोलन किसान सभा ने नेतृत्व में वर्ष 1946 में चलाया गया, बहुत बाद में होती है। बंगाल का सर्वाधिक सशक्त आंदोलन था। इस आंदोलन द्वारा बटाईदार ने यह मांग की थी कि उनके उपज का तिभागा अर्थात 1/3 भाग जमींदारों को प्रदान किया जाना चाहिए, 2/3 भाग बटाईदार को मिलना चाहिए। बटाईदार क्या होता है? जैसे जमींदार का भूमि है, ठीक है, तो जमींदार पूरे भूमि पे खेती नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसने भूमि क्या किया? दे दिया, किसान को करने के लिए दे दिया, ठीक है। और जब किसान ने अपना सब कुछ किया, उसके भूमि पे खेती किया, और उसके बदले में जमींदार उसके 1/2 ले लेते थे, जबकि जमींदारों का कुछ लगा हुआ होता नहीं था। यहाँ पे जो किसान का जो मांग था, उनका कहना था भाई साहब 2/3 हमको दे दो, ठीक है, 1/3 लो, ठीक है। इस तरीके से, जबकि जमींदार 50% ले रहे थे, इसीलिए तेभागा आंदोलन। यह जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। एक होता है जोतदार, एक होता है बटाईदार। तो जोतदार कौन हुए? जिनका खेत वो जोतदार है। जो खेती कर रहा है कौन है? वो बटाईदार है, ठीक है। तो कंपाराम सिंह, भुवन सिंह जैसे नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया। अयोध्या सिंह के शब्दों में तेभागा आंदोलन ने हिंदू, मुस्लिम और आदिवासी किसानों की संग्रामी एकता कायम की। अंततः 1950 में कांग्रेस सरकार ने वर्गा वर्गाधार विधेयक पारित करके आंदोलनकारियों की मांगों की पूर्ति की। बताना, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ, किसके नेतृत्व में थे? क्या बताएंगे? तो ध्यान रखना है, किसान सभा के नेतृत्व में शुरू हुआ था, ठीक है। ये 66वीं बीपीएससी के री एग्जाम जो हुआ था, उसमें यह प्रश्न को पूछा गया था। अब बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, ठीक है। तेभागा का नेता का नाम क्या था? सॉरी, नेता का नाम नहीं दिया हुआ है। चुआर विद्रोह की बात करेंगे तो चुआर विद्रोह ओडिशा, सन्यासी विद्रोह बिहार, परला खेमुंदी विद्रोह ओडिशा, या फिर रंपा विद्रोह कर्नाटक, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश, सन्यासी विद्रोह कहाँ? बंगाल के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और चुआर विद्रोह कहाँ पे हुआ था? चुआर विद्रोह, चुआर विद्रोह बताइए। झारखंड होगा ना चुआर विद्रोह? चुआर विद्रोह, अच्छा अच्छा, मेदिनीपुर लिया, झारखंड के क्षेत्र में भी होता है चुआर, झारखंड भी प्रभावित। हाँ ठीक था, तो उस समय तो ठीक ही है। तो चुआर विद्रोह 68-72 में जगन्नाथ में मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह बंगाल में हुआ था, ठीक है। परला खेमुंदी विद्रोह ओडिशा राज्य में, जबकि रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। पाबना विद्रोह की बात करेंगे, बंगाल में होता है, ठीक है। इसके नेता ईशान राय शंभूपाल सिंह थे, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार संयोजन कीजिए। तो संथाल विद्रोह साल बताइए, कब होगा? 1800 साल कब होगा? 1855-56। दक्कन कृषि राज 1879, पबना विद्रोह 1873। अब पंजाब लैंड सेलिंग लॉ कब बना था? ये मुझे तारीख नहीं याद है, ठीक है। इसका आंसर ए लिया है। सबसे पहले 1, उसके बाद 4। पबना रेवलियन 1800, हाँ 1885 के साल बना था पंजाब भूमि तो विजय सबसे दिवस। पहले 1 पबना रेवलियन, पबना विद्रोह कब हुआ था? 73 में हुआ और था। दक्कन कृषि राहत कानून, ये तो 79 था। बिल्कुल 75 ठीक में है। हुआ तो था। सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, मतलब 1879 के बाद ही होगा ना ये पंजाब भूमि विक्रय कानून, कभी होगा। 85 है, तो 85 है। 85 कैसे हो जाएगा? 85 हो जाएगा तो 2 पहले नहीं आ जाता। ऑप्शन ए देख नहीं रहे? जो भी होगा 1879 के बाद होगा। 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन, संथाल 1857 से पहले हो गया था, हुआ था ना? संथाल कब हुआ था? 55-56 में हुआ था, तो ये तो नहीं होगा।
ये कब हुआ था? 1859। ये कब हुआ था? 75। ये कब हुआ था? 1895 से लेके 1900 के बीच में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये होगा, पहला को छोड़ के सारा ही सही है। बताना है आगे। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत में विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही घटनाक्रम क्या है? बताए। बंगाल का सिपाही विद्रोह, बंगाल का सिपाही विद्रोह कब हुआ था? बंगाल का सिपाही विद्रोह, कच्छ का विद्रोह, बेल्लौर का सिपाही विद्रोह, संथाल विद्रोह, कोल कोल विद्रोह। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो है आपका ए लिया है। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए विद्रोह का सही क्रम। बंगाल का सिपाही विद्रोह 1864, बेल्लौर है 1806 है, कच्छ का 1816 से 32 के मध्य, कोल है 31-32 है, संथाल जो है 55-56 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये बंगाल का जो सिपाही विद्रोह हुआ था ना, क्यों हुआ था? इनका भट्टा वगैरह देना बंद कर दिया गया था। 1864 में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही सेना के कुछ सिपाही विद्रोह करके मीर कासिम से मिलने गए। ठीक है, 1816 में के बेल्लौर में कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा अपने धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप के कारण विद्रोह करके मैसूर का राजा का झंडा फहराया। वही टीपू का बेटा लोग जो था, तो इसको आपको ध्यान में रखना। अच्छा, ये बक्सर से संबंधित है। ठीक है, जो बंगाल वाला जो है ना, बक्सर से संबंधित। एक है श्वेत विद्रोह है। श्वेत विद्रोह में ना इनका पेन, वो बाहर जो जाते थे ना काम करने के लिए, तो उनको वो दिया जाता था, क्या बोलते थे उसको, भट्टा वगैरह कुछ मिलता था, वो बंद कर दिया था। तो ब्रिटिश सेना में ही विद्रोह हुआ था, उसको श्वेत विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, पहले मिलान कीजिए इसमें। रंपा विद्रोह, पवना विद्रोह, ठीक है, ये बंगाल का नील विद्रोह, ये ठीक है। 59 जयंतिया कब होगा? 79-80। और ये रंपा पवना, क्या नाम है इसका? एक और बच गया ना, क्या नाम था इसका? पवना हो गया। ये बंगाल में ये चला गया, और आपका रंपा बचा, और आपका जयंतिया बचा। आई थिंक जयंतिया 60-63 होगा, रंपा 79-80 होगा। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, जयंतिया 60-63 है, और रंपा जो है आपका 79-80 है। ठीक है, पवना कब है? 73 में, बंगाल नील 59 में। ठीक है, तारीख कुछ महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, भूल सकते हैं आप। पवना फिर से मिलाना है, मिलाइए। ताना भगत वाला 1914 तो मिला हुआ है ये। ठीक है, संथाल की बात करेंगे 55-56, इक्का की बात करेंगे 1922 में। ठीक है, पवना 73-76 में। ठीक है, ताना भगत है ये ना, ताना भगत आपका जो हुआ था 14 में हुआ था। ठीक है, ये गांधीवादी था। संथाल 55-56 है। ठीक है, और दामन को का इलाका कहाँ से कहाँ तक था? दामन को, तो भागलपुर और राजमहल का संथाल क्षेत्र में। ठीक है, और एका की बात करें 21-22 में, मदारी पास इसके नेता थे। इसका जो मुख्य जो प्रभावित जिला था, लखनऊ के आसपास का इलाका था, लखनऊ सीतापुर, वो इसका प्रभावित था। ठीक है, अब आते हैं निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखनीय प्रसिद्ध किया है? किसने किया है? तो सन्यासी विद्रोह को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो बंगाल में 1770 में भीषण अकाल पड़ा। तीर्थ स्थानों पे आने जाने पर लगे प्रतिबंधों से सन्यासी लोग बहुत क्षुब्ध हुए। सन्यासियों के अन्याय के विरुद्ध लड़ने की परंपरा थी, और उन्होंने जनता से मिलकर कंपनी की कोठियों तथा कोषों पर आक्रमण कर दिए गए। इस विद्रोह का वारेन हेस्टिंग ने लंबे अभियान के पश्चात ही दबा दिया गया। इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में किए गए उपन्यास आनंद मठ में किया है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व मजनू शाह फकीर एवं, ठीक है, पंडित भवानी चरण पाठक ने किया। ठीक है, सैपपंथी नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल का भी गठन किया। एक लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबा दिया गया। ठीक है, ये बी एल ग्रोवर और यशपाल की किताब से लिया गया है। ठीक है, आधुनिक भारत की अच्छी किताब मानी जाती है। सन्यासी और फकीर अशांति विद्रोह के कारण निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान में रखना है। तो जिस समय विद्रोह हुआ था उस समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? ठीक है, कौन थे? क्या बताएंगे? तो ध्यान में रखना है। तो हेस्टिंग्स थे। ठीक है, हेस्टिंग्स ही थे बिल्कुल। अरे 1770 में हुआ ना, था ना, तो 1773 से 1785 तक कौन था? हेस्टिंग्स था। लेकिन उससे पहले भी तो कंपनी के अधीन था। रेगुलेटरी एक्ट से पहले, रेगुलेटरी एक्ट की बात ही हेस्टिंग्स ही था। बताना है अनेक सैपपंथीय नागा नागा सन्यासियों ने सशस्त्र दल बनाया। ठीक है,
ध्यान में रखना है। उसके बाद मजनू शाह, जिसने 1771 में बंगाल की ओर दलों का नेतृत्व किया, प्रमुख नेता थे, बिल्कुल थे, सारे ही सही है। बताना निम्नलिखित में किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसमें चर्चा किया गया इसके बारे में? तो आनंद मठ में, ठीक है। वासुदेव बलवंत फड़के को इतिहास में क्यों जाना जाता है? तो 1857 के विद्रोह के दौरान उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ हिंसात्मक नेतृत्व किया, नहीं। वह गांधीवादी संघर्ष के आंदोलन थे, नहीं। 1870 के दशक में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, रामोसी विद्रोह का नेता थे, नहीं। वासुदेव बलवंत फड़के रामोसी के थे, एम आई राइट? यस सर। वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में बुद्धिजीवियों के सचेत राष्ट्रवाद एवं जनसाधारण को जुझारू राष्ट्रीयता के बीच में सामंजस्य स्थापित किया। फड़के को आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाले कारण थे महादेव गोविंद रनाडे का धन बहिर्गमन, पूंजी अपवाह का सिद्धांत, रनाडे साहब ने भी दिया था। 1876-77 में पश्चिम भारत में पड़ने वाले भयंकर अकाल, हिंदू पुनर्जागरण। फड़के ने महाराष्ट्र तथा रामोसी के ग्रामीण किसानों के सहयोगों के रामोसी कृषक जत्था बनाया था। कब बनाया था? 1979 में। तथा सरकारी संस्थाओं में डाका डाल के धन एकत्र किया तथा संचार व्यवस्था को तहस नहस करना अपना लक्ष्य बनाया। इन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना का नारा दिया। इन्हें भारतीय सशस्त्र विद्रोह का जनक कहा जाता है। किसको? भारतीय सशस्त्र विद्रोह का जनक इनको कहते हैं। 1870 के दशक में एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया। ये रामोसी विद्रोह के नेता भी थे, ठीक है, ध्यान में रखना। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया? तो वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। बताना वासुदेव बलवंत फड़के निम्नलिखित में से कौन से वासुदेव बलवंत फड़के पर पड़ने वाले प्रमुख कारण थे? तो दक्कन दुर्भिक्ष का अनुभव, हिंदू पुनर्जागरण, पूंजी अपवाह, देन ऑफ वेल्थ सिद्धांत, और फूले की सुधारवादी विचार। तो सारे ही कथन की बात करेंगे आपका, नहीं, रनाडे का विचार पड़ा था ना, सॉरी, फूले का नहीं था, रनाडे जी का विचार था इन पे, रनाडे जी से प्रभावित थे, ठीक है, ध्यान रखना, सारे ही कथन सही है। जयपाल सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान सभा के सदस्य थे, पूरा नाम था जयपाल सिंह मुंडा। कब हॉकी मैच जब हुआ था जिसका नेतृत्व एज ए कैप्टन इन्होंने किया था? कब का हॉकी मैच था वो? एम्स्टर्डम में हुआ था। अभी तो थोड़ा पहले पढ़ा रहे थे बिहार वाला, कैसे भूल सकते हैं, 1928 वाला, ठीक है, जिसमें इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने आदिवासी महासभा की स्थापना की, ठीक है। वे पहली भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए एक अलग राज्य का अभियान चलाया। किसके लिए चलाया? तो झारखंड के लिए चलाया। किसके लिए? तो झारखंड के लिए चलाया था। आवाज नहीं जा रही है? बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? ठीक है, तो डी वाला गलत हो जाएगा, बाकी सबके सब सही। ए और डी गलत लिया, सही पूछ रहा था, गलत पूछ रहा था। गलत पूछ वे संविधान सभा के सदस्य थे। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा के सदस्य तो आई थिंक थे, कैसे गलत ले सकता है? अच्छा, ठीक ठीक ठीक, अच्छा गलत कौन सा सही नहीं है? तो ये संविधान सभा के सदस्य थे, ये तो ठीक लग रहा है मुझे जी। मेरे हिसाब से थे। जसपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में तत्कालीन बिहार राज्य का प्रतिनिधित्व किया था, ठीक तो दिया हुआ है। आयोग ने इसका उत्तर ए माना है। सही तो है। ये ए और डी क्यों ले रहा है तो भाई? कंफ्यूजन में। आयोग ने उसका उत्तर ए माना है। फिर आयोग के अनुसार ये सही नहीं है, मतलब आयोग अलग ही नशा में है, ठीक है, वो इसको सही नहीं माना है, ठीक है, जबकि ये थे। एनडीए एग्जाम हाँ का है ये। हाँ, वही तो मैंने बोला, मैं तो चौंक गया, ये तो थे, तो बिल्कुल थे। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा 1938 के संस्थापक थे। जयपाल सिंह पहली राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान भी थे। जयपाल सिंह ने झारखंड को अलग दर्जा देने के उद्देश्य से झारखंड पार्टी का गठन भी किया था, ठीक है, तो होना चाहिए। 1806 में बेल्लौर में सैन्य विद्रोह हुआ, जिसके निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो सिपाहियों को अपने जाति के चिन्हों के व्यवहार की मनाही हो गई थी, बिल्कुल ठीक है। सिपाहियों को नई पगड़ी पहनने के लिए बाध्य किया जाता था, ठीक है। सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को अंगीकार करने के लिए बाध्य किया जाता था। और टीपू के परिवार के सदस्य सिपाहियों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काते थे, ठीक है, तो ध्यान रखें, इसका आंसर लिया है 1 और 2। 1 और 2।
पगड़ी पहनने के लिए बात कर रहे थे, ठीक है। सिपाहियों को अपने धर्म के रूप में ईसाई धर्म को नहीं, ये नहीं था, मतलब उनको ये नहीं था। और टीपू के परिवार के सदस्य तो भड़काते तो थे, इसको भले ही गलत माना है, लेकिन टीपू के बेटा के द्वारा ही आग लगाया गया था, ठीक है। उसके बाद इस जेल से टीपू के बेटा को ट्रांसफर भी कर दिया गया, बेल्लौर जेल में ही कैद थे वो लोग, ठीक है। 1799 आप देखोगे टीपू की हत्या की जाती है, उसके बाद सारी चीजें होती है, इसमें टीपू का फैमिली का भी हाथ था, स्पेशली उसके बेटे का। यद्यपि सामान्य तौर पर अंग्रेज ने कभी भी भारतीयों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया, परंतु सैन्य क्षेत्र में समानता प्रदान करने के लिए भारतीय स्वामी भक्त सैनिकों के तिलक लगाने एवं अपनी परंपरागत पगड़ी पहनने से रोका, तो सैनिकों ने अपने स्वाभिमान, सामाजिक एवं धार्मिक रीति रिवाज की रक्षा करने के लिए 1800 में बेल्लौर में विद्रोह कर दिया। इसी क्रम में 1824 में बैरकपुर के सैनिकों ने समुद्र पारीय यात्रा बर्मा के विरोध में विद्रोह किया। इस विद्रोह की परिणति 1857 की क्रांति के रूप में, इसका कारण धार्मिक है। मैंने कई किताब में पढ़ा है, टीपू के बेटे ने लोगों को भड़काया था, क्योंकि बाद में जो बेल्लौर का जो आसपास का जो इलाका था वहां पे, मतलब ठीक है, क्या बोलते हैं, कौन सा सम्राट था, मैसूर साम्राज्य का झंडा फहरा दिया गया था। उसका जेल से टीपू के बेटे को भी ट्रांसफर कर दिया गया था। बेल्लौर का विद्रोह कब हुआ? 1806 में हुआ, ठीक है। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध का नेतृत्व कहां पर? वेलुथम्पी कहां से थे? ठीक है, तो ये केरल या फिर क्या होगा, तेलंगाना, कहां के थे वेलुथम्पी का विद्रोह? केरल। नहीं, वेलुथम्पी का विद्रोह की बात करेंगे, केरल में थे, ठीक है। 1805 में बेलेजिली ने केरल के त्रावणकोर के महाराज को सहायक संधि के कारण विवश कर दिया, लेकिन महाराजा ने इसे अस्वीकार कर दिया। करने के कारण अंग्रेजों ने शासक को अपदस्थ कर दिया, जिसके कारण उनके दिवांग वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। इसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया था, ये भी ध्यान रखें, नायर बटालियन ने समर्थन दिया था। इसके परिणाम स्वरूप विद्रोह में संघर्ष करते हुए वेलुथम्पी भी घायल हो गए, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। निम्नलिखित विद्रोह में से कौन सा एक 1816 में आरंभ हुआ, 1832 तक चलता रहा? ठीक है, तो ध्यान रखो, विद्रोह कौन था? कच्छ का विद्रोह था। कच्छ के शासक भारमल द्वितीय को हराकर उसका शासन अंग्रेजों ने उसके अल्पवयस्क पुत्र को दे दिया। माइक बंद कीजिए, ध्यान में रखना है। रेजिडेंट अधीन एक संरक्षक परिषद बना दी, फलता यहाँ 1816 के विद्रोह हो गया, इसने इसे 1813 में दबाया गया। बाद में कंपनी को अनुरंजन की नीति अपनानी पड़ी, ठीक है। बात करेंगे ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में। कल्लार नाम के नाम से जाने वाले लोग निम्नलिखित में किस क्षेत्र से संबंधित थे? कल्लार के नाम से जाने जाते थे, कोल्हापुर, मिदनापुर, मदुरई या फिर रंगपुर, तो मदुरई के लोग थे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात नवीन ब्रिटिश प्राशासकीय व्यवस्था के विरोध में अनेक विद्रोह हुए, जिनमें से दक्षिण भारत के मदुरई में कल्लार लोगों का विद्रोह हुआ, ओडिशा में पाइकों का विद्रोह हुआ, ठीक है। संथाल परगना में आदिवासियों का विद्रोह हुआ, आदिवासी का। मिदनापुर, रंगपुर जिले में भी विद्रोह हुए, ठीक है। किसने 1840 के करीब कूका आंदोलन का आरंभ किया था? तो उनका नाम क्या था? राम सिंह कूका और भगत जवाहर मल, ठीक है। पहले भगत जवाहर मल, ठीक है, फिर राम सिंह कूका। कूका आंदोलन पंजाब का प्रारंभिक पहला अगर पूछेगा तो भगत जवाहर मल, बाद में राम सिंह कूका इनको टेक ओवर करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, ये भी एक धर्म सुधार ही था, तो शुरू में ध्यान रखना है। तो 1840 में भगत जवाहर मल द्वारा शुरू की गई। सीमान साहब के अनुनाई बालक सिंह ने अपने अनुनाइयों का एक दल गठित किया, हजारी में अपना मुख्यालय बनाया था। बालक सिंह की मृत्यु के उपरांत कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम सिंह कूका। तो भगत जवाहर मल, इसके बाद बालक सिंह, ठीक है। ये इनको भगत जवाहर मल को सीमान साहब के नाम से भी जानते थे, ठीक है। उसके बाद राम सिंह कूका। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? ठीक है, तो राम सिंह कूका ने इनको संगठित किया था, ध्यान में रखना है। कूका आंदोलन की नींव कहां पे पड़ी? तो ये आपको पंजाब के क्षेत्रों में चला था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान? गडकरी, तो गडकरी महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में गडकरी विद्रोह हुआ। ये गडकरी जो थे ना, ध्यान में रखेंगे, मराठे सैनिक थे, वंशानुगत सैनिक थे, जो कि किलो वगैरह की रक्षा करते थे। तो मराठा किला जो था ना, उसको रक्षा करने की काम इनको थी। तो 1844 में के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया। गडकरी वंशानुगत सैनिक जाति के थे, मराठों के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे, छटनी कर दी गई। बेकारी का प्रश्न सम्मुख देखकर गडकरियों ने विद्रोह कर दिया। समनगढ़ और भूदरगढ़ के दुर्ग जीत भी लिए थे। अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेता कौन था? तो बनारस विद्रोह का राजा चैत सिंह था, ठीक है। तो राजा चैत सिंह की बात करें, बनारस विद्रोह का नेता थे। अब क्या हुआ था यहाँ पे, ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स को बड़ा सबक सिखाया गया, तो वारेन हेस्टिंग्स को ना नहीं बोलते हेक्ट ना शो किया गया था, मतलब बनारस से भागने पे मजबूर होना पड़ा था वारेन हेस्टिंग्स को।
अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व राजा चेत सिंह ने किया था। वारेन हेस्टिंग ने 1778 में राजा चेत सिंह से 5 लाख रुपए युद्ध कर के रूप में मांगा। चेत सिंह ने मांगी गई रकम देने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो क्या होता है, वारेन हेस्टिंग ने उन्हें गिरफ्तार किया। फलस्वरूप चेत सिंह ने सैनिकों ने इस दुर्व्यवहार का विद्रोह कर दिया। ठीक है, हेस्टिंग ने इस विद्रोह का सरलता से दबा दिया तथा चेत सिंह के भतीजे महिप नारायण को राजा बना दिया, जिसने 40 लाख रुपए वार्षिक कंपनी को देना स्वीकार कर लिया था। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः किस प्रकार का विद्रोह था? पागलपंथी तो गारो जाति का विद्रोह था। ठीक है, तो पागलपंथी विद्रोह करमशाह द्वारा चलाया गया एक अर्ध धार्मिक प्रकृति का विद्रोह था, जो सत्य, समानता एवं भाईचारे के सिद्धांतों पे समर्थन था। करमशाह का पुत्र था उत्तराधिकारी टीपू उमर, धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा शुरू किए गए अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा वहां का स्वतंत्र शासक बन गया। उसने प्रशासनिक समस्या के लिए एक न्यायाधीश और जिलाधिकारी नियुक्त किया। विद्रोहियों ने गारो की पहाड़ी तक उपद्रव कर दिया तथा यह क्षेत्र लगभग 1850 में उपद्रवग्रस्त बना रहा। अब यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, बेलोर वाला कब हुआ था? बेलोर वाला 1806 में, बैरकपुर वाला 1824 में। ठीक है, संथाल वाला 55-56 में। ठीक है, तो बच कौन गया? बहरामपुर फिर 57 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैरकपुर वाला 24 में हुआ था। ठीक है, बहरामपुर 57 में है, संथाल है 55-56 में। ठीक है, बेल्लोर वाला कब है? तो 1806 में आपका बेल्लोर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये टॉपिक जो था आपका क्या होता है, बैरकपुर में भी विद्रोह हुआ था। ठीक है, बैरकपुर बंगाल में आपका विद्रोह हुआ था 1824 में, वो भी सैन्य विद्रोही था बैरकपुर वाला।